गुड मॉर्निंग क्लास। जय हिंद। सब लोगों को नमस्कार। जैसा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और उसके अंदर पिछली वीडियो में मैंने छोटी आंत शुरू कर दी थी। तो छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। ड्यूडेनम को हम पगवाशय अग्रहणी कहते हैं, जेजुनम को हम अग्र छिद्रांत कहते हैं, जो कि पिछली वीडियो में जब मैं स्टार्ट किया था, क्योंकि जेजुनम के अंदर कुछ नहीं होता है, उसके अंदर सीधा सीधा यही बोलना था कि जेजुनम के अंदर पाचन की क्रिया नहीं होती, उसके अंदर कुछ पढ़ना ही नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर सब खाना फैलता है। पर जब मैं जेजुनम बता रहा था आपको, तब मैं ये नहीं बताया था कि उसका हिंदी में नाम अग्र छिद्रांत होता है। तो अभी बता देता हूँ, मुझे आपसे खेद है कि मैं उस समय भूल गया था, नहीं बताया था। तो अभी सुन लीजिए कि जेजुनम का हिंदी में नाम अग्र छिद्रांत होता है। तो अभी हम देखते हैं छिद्रांत यानी कि इलियम। ठीक है, ये सबसे लास्ट यानी कि अंतिम भाग होता है छोटी आंत का। और अगर नंबर में देखा जाए तो ये तीसरा नंबर होता है छोटी आंत के फेरे का। ठीक है, और ये तीसरा पार्ट भी होता है। ठीक है, इसके अंदर जब भोजन आता है तो वह पूरी तरह पच जाता है और उसका अवशोषण होता है। देखिए, जब आप खाना खाएंगे तो जब आप उसको कूचेंगे, यानी कि जब क्रमाकुंचन यानी पेरिस्टोलिसिस जो प्रोसेस होगी, उसके बाद उसमें लार मिलेगी, वो इसोफेगस द्वारा नीचे आएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, जठर रस मिलेगा, उसके बाद उसके अंदर पित्त मिलेगी, उसके बाद अग्नाशयी रस मिलेगा यानी कि पूर्णपाचक रस, उसके बाद वो इलियम में आएगा। तो उसके बाद इलियम में आने के बाद भी उसके अंदर ये 5 एंजाइम मिलेगी। अब देखिए, उसके अंदर ये 5 एंजाइम, ये 5 और बाकी के सारे एंजाइम हम क्यों पचा रहे थे, क्यों उसमें डाल रहे थे? खाने को पचाने के लिए। और खाना पचाने के बाद यदि उसका अवशोषण ही नहीं किया तो पचाने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि बड़ी आंत में सिर्फ और सिर्फ पानी का ही अवशोषण होता है। उसके अंदर पानी के साथ जो थोड़े बहुत मिनरल होते हैं उसका अवशोषण हो जाता है। इलियम यानी कि इसके अंदर कुछ वाइट विली या विला ने विली नाम की रचना पाई जाती है। वाइट उंगली जैसी होती है। ये देखिए, अभी यह पेट है, उसके बाद खाना नीचे आ रहा है। छोटी आंत तो यहाँ पे दिखेगी नहीं, ये सकट जाता है, यहाँ पे बना देते हैं छोटी आंत। ये देखिए, ये है छोटी आंत। ये तीसरा हिस्सा है इलियम। यहाँ पे उंगली नुमा आकृति पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं विलाई या विली भी कह सकते हैं। ये होती है उसकी स्पेलिंग, विलाई भी कह सकते हैं, विली भी कह सकते हैं। सीबीएसई वाले विली कहते हैं, पर हम विलाई कहेंगे। ठीक है, हमारा अपना बायोलॉजी चलता है। तो ये देखिए, ये उंगली नुमा आकृति होती है जिसे हम विलाई कहते हैं। यह खाने का अवशोषण करती है। ठीक है, और इसके अंदर खाना पचता भी है, यानी कि पाचन की क्रिया भी होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आंत, इसमें से आंत के रस निकलते हैं। ठीक है, यानी कि इंटेस्टिनल जूस। इसमें से बहुत सारे आंत के रस निकलते हैं, यानी इंटेस्टिनल जूस निकलते हैं। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये इंटेस्टिनल जूस है। ये आप इसे एंजाइम कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते। वैसे कहेंगे तो इंटेस्टिनल जूस होता है, यानी कि आंत रस। देखिए, जब मैं आपको ये अग्नाशय पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने बताया था कि अग्नाशय के जो रस होते हैं उसे हम अग्नाशयी रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, जिसे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहते हैं, यानी कि पूर्ण पाचक रस कहते हैं, क्योंकि वो लगभग सारी चीज़ों का पाचन कर देता है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पूर्ण पाचक रस बताया था अग्नाशयी रस के बाद, उसी तरह इसमें आंत रस के बाद सक्कस इंट्रिकस आता है। अब ये सक्कस इंट्रिकस क्या है? नाम कुछ अलग टाइप का लग रहा है। देखिए, ये जो इंटेस्टिनल जूस होता है उसे हम सक्कस इंट्रिकस भी कहते हैं, या फिर ये जो 5 जूस है उसे हम सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। आप जिसको सक्कस इंट्रिकस कहना चाहें कह सकते हैं। पर जब एग्ज़ाम में देखिए, बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो बीपीएससी के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर रहिएगा। उसके अंदर बायोलॉजी के काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, सक्कस इंट्रिकस क्या होता है? ये जो 5 रस होते हैं, जो 5 इंटेस्टिनल जूस होते हैं, उन सबको मिला के हम कहते हैं
सक्कस इंट्रिकस। ठीक है, तो 5 प्रकार के सक्कस इंट्रिकस के अंदर 5 प्रकार के रस होते हैं। ठीक है, अब इसे हम देखते हैं। देखिए, पहला आता है इरेप्सिन। ठीक है, कौन सा? इरेप्सिन। ये देखिए, यह पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया था, प्रोटीन का पाचन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, माफ़ कीजिएगा। देखिए, तो जब आप खाना खाते हैं तो प्रोटीन के रूप में आपके अंदर आता है। तो प्रोटीन से वह पहले आपके आमाशय में पेप्टोन बनेगा। किसके द्वारा? पेप्सिन द्वारा। ठीक है, पेप्टोन बना, उसके बाद जो अग्नाशयी रस आ रहा रहता है उसके द्वारा वह पेप्टोन से पेप्टाइड में बदल जाएगा। वो कब होगा? ड्यूडेनम में होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अग्नाशय है और यहाँ पे छोटी आंत है। ठीक है, छोटी आंत है यहाँ पे। तो अग्नाशय का जो रस होता है यानी कि पैनक्रियाटिक जूस, ये छोटी आंत में ढकेल देता है, क्योंकि खाना अग्नाशयी रस के थैली में नहीं जाता है। अग्नाशयी रस छोटी आंत में आता है। तो अग्नाशयी रस पेप्टोन को पेप्टाइड में कहाँ बदलता है? ड्यूडेनम में बदलता है। कहाँ पे? ड्यूडेनम में, यानी कि पक्वाशय या ग्रहणी, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। जैसा कि मैं जब आपको कोशिका पढ़ा रहा था यानी कि सेल्स, उस समय मैं आपको समझाया था कि जो एमिनो एसिड होती है वो 2 तरह की, मतलब 20 एसिड मिलके एक प्रोटीन बनता है। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो वो प्रोटीन डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जाता है, पहले उसका पाचन होता है, वो एमिनो एसिड बन जाता है। उसके बाद फिर से उसके अंदर जो 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में होती है और 10 खाने पीने के जरिए लेनी होती है। आपको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो एमिनो एसिड होती है, तो 20 एमिनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन बनता है। यह प्रोटीन वो नहीं है जो आप खाने के जरिए ले रहे थे, ये वह प्रोटीन है जो आपके शरीर ने बनाया है। कौन बनाता है? आरएनए बनाता है हमारे शरीर में प्रोटीन। ठीक है, तो एमिनो एसिड 20 की मात्रा, 20 एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो 20 एमिनो एसिड में से 10 एमिनो एसिड आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसकी किसी भी प्रकार से दिक्कत या कमी नहीं होती है, और 10 खाने पीने के जरिए लेने होते हैं। तो जो अभी मैं आपको यह बताया कि जो इरेप्सिन होता है वो पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है, तो ये बचे हुए 10 एमिनो एसिड को, यानी कि ये बचे हुए 10 एमिनो एसिड बनाता है। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर में होता है। प्रोटीन पुनर्निर्माण, शरीर की ग्रोथ, ये सब चीज़ों में काम आता है। ठीक है, अब दूसरा आता है लाइपेज एंजाइम। एंजाइम भी कह सकते हैं या रस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो लाइपेज एंजाइम होता है ये ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल में बदल देता है। ठीक है, अब ये ग्लिसरॉल क्या है? देखिए, जब मैं आपको पित्ताशय पढ़ा रहा था तो उस समय मुझसे गलती हो गई थी, गलती नहीं हुई थी, एक चीज़ छूट गई थी बताना, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया पाइसीकरण यानी कि इमालिसिफिकेशन, उस इमालिसिफिकेशन में जो वसा होती है वो पानी से मिलकर छोटे छोटे बिंदु में टूट जाती है, और वो जो छोटे छोटे बिंदु में वसा टूट जाती है उसे हम कहते हैं ग्लिसरॉल। उसके बाद जब लाइपेज जो इलियम के अंदर होता है, जब वह छोटे छोटे बिंदु जिसको पित्ताशय ने किया था छोटे छोटे कणों में, उसको लाइपेज देखता है, यानी कि ग्लिसरॉल को वसीय अम्ल में बदल देता है, यानी कि ये फिर चर्बी बन जाती है जो कि आपके शरीर में आ जाती है, फिर लेदा बन जाता है। लेदा समझते हैं ना, बड़ा पेट, इतना तो समझते ही होंगे। चलिए ठीक है, अब तीसरा देखते हैं माल्टोज। ठीक है, माल्टोज क्या होता है? नहीं, माल्टोज नहीं है जनाब, ये माल्टेज है। ठीक है, देखिए माल्टेज ये क्या है, ये आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें, माल्टेज, सुक्रेज और लैक्टेज। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, यह क्या होते हैं, क्योंकि ये केमिकल की चीज़ है। अभी आप पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं तो एक याद रखिए कि माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को पचाता है, जो सुक्रेज होता है वो सुक्रोज को पचाता है, जो लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को पचाता है। ठीक है, तो देखिए माल्टोज कैसे बनता है,
मंड को पचाता है, मंड को पचाने के बाद वह माल्टोज बन जाता है। लार में कौन पचाते हैं? टाइलिन तथा डायस्टेज। ठीक है, तो ये देखिए इसको याद करने की ज़रूरत है क्या है। माल्टेज किसको पचाएगा? माल्टोज को। ठीक है, सुक्रेज किसको? सुक्रोज को। लैक्टेज किसको? लैक्टोज को। अब देखिए, जब आप खाना खाते हैं तब वह स्टार्च यानी कि मंड वो माल्टोज में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद इलियम में माल्टेज को पचा देता है। ठीक है, सुक्रोज को कौन पचाता है? सुक्रेज। और लैक्टोज को लैक्टेज पचाता है। ठीक है, बड़ी आंत अब नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी, छोटी आंत यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यह इलियम पार्ट समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। ज़रूर से नोट्स बनाते रहिएगा। और जैसे बड़ी आंत ख़त्म होती है उसके बाद अपेंडिक्स स्टार्ट होगा। देखिए अपेंडिक्स ये एक ऐसा अंग होता है हमारे शरीर में जिसका कोई भी कार्य नहीं होता है। सोचिए फालतू में अंग होता है। देखिए जो अपेंडिक्स होता है यह किसको पचाता है? एक मिनट, दो मिनट रुकिए ज़रा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। देखो भाई वाईफाई चालू करो, सही से मिल नहीं रहा है। चालू करो भाई, चालू करो। ठीक है, तो देखिए जो अपेंडिक्स होता है, एक मिनट हम आपको बता दें, यह सेल्यूलोज को पचाता है। देखिए सेल्यूलोज जैसे मुझे याद था पर मेरे दिमाग में सेल्यूल कुछ नाम याद आ रहा था। दरअसल केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सबको एक साथ जब पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री के कुछ नाम बायोलॉजी से मेल खाते हैं तो दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो जो अपेंडिक्स होता है यह किसको पचाता है? सेल्यूलोज को पचाता है। जब मैं आपको कोशिका बता रहा था तब मैंने यह बताया था कि जो प्लांट यानी कि पादप की कोशिका होती है उनके सेल के बाहर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है यानी कि सेल वॉल, जो कि सेल्यूलोज से बना होता है। तो हमको तो सेल्यूलोज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर कोशिका भित्ति होती ही नहीं है, हमको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अपेंडिक्स हमारे शरीर में कोई काम का नहीं होता। अगर छोटी आंत ठीक से काम न करे और वह, देखिए अब इसका भी एक लिमिटेड टाइम है। इलियम, जेजुनम, ड्यूडेनम इन लोग के हाथ में नहीं है। देखिए क्या हाथ में नहीं है? अगर ये लोग खाना ठीक से नहीं पचा पाए तो इनके हाथ में नहीं है कि अभी खाना नहीं पचाए इसको आगे बड़ी आंत की तरफ मत भेजो। इनकी मजबूरी है, इनको कुछ समय के बाद, निर्धारित समय के बाद खाना आगे भेजना होगा। और अगर अधपचा खाना आगे की तरफ यानी कि बड़ी आंत की तरफ चला गया तो बड़ी आंत पगला जाएगी, वो खाने को ले ही नहीं जाएगी। तो बड़ी आंत की जस्ट नीचे ये देखिए, ये छोटी आंत है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत जहाँ से स्टार्ट होती है उसी के जस्ट नीचे अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स के एरिया में ही वो खाना रख जाएगा। यानी कि क्योंकि बड़ी आंत तो खाने को लेके ही नहीं जाएगी ना, तो वह खाना वहाँ पे अपेंडिक्स के यहाँ पे रह के सड़ने लगेगा और उस रोग को हम कहते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स होता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसका ऑपरेशन होता है। चलिए ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।